मैं मेजर जयेश वर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं वैल्यू टॉक्स के इस एडिशन में। वैल्यू टॉक्स का ये एडिशन जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पर है, इसका पार्ट 1 हमने 2022 के अगस्त महीने में निकाला था, जिसमें कि हमने आपको कुछ जानकारी दी थी कि किस प्रकार से आप अपने और अपने चाहने वालों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को किस तरीके से और किस चीजों को मद्देनजर रखते हुए ले सकते हैं। उसमें हमें काफी कमेंट्स आए, काफी उसकी प्रशंसा की गई, लेकिन उसमें काफी सवाल भी आए कि हमारी स्टडी जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए या हमारे अपने आप के लिए या अपनी फैमिली के लिए वो कम पड़ रही है। और सवालों को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने हमारे जो आज के विशेषज्ञ है इस मामले के, जितेंद्र चौधरी जी, जिनका कि मैं थोड़े ही समय में आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। वैसे तो काफी प्रेक्षक हमारे जानते होंगे जिन्होंने हमारे पिछले वेबिनार्स को अटेंड किया है जितेंद्र जी के बारे में। और मैं फिर से उनके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। तो उसी कड़ी में हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी को और डिटेल में देने के लिए और साथ ही साथ कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने के लिए आज हमने फिर से एक बार हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र चौधरी को आमंत्रित किया है। जितेंद्र जी का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे 17 साल से ज्यादा का है। इन्होंने एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग की हुई है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के काफी पुराना एक्सपीरियंस रहा है इनका अपने पिछले 15 से 17 सालों से ज्यादा के अनुभव में। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर है, एएमएफआई सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड प्लानर है, एनएससी सर्टिफाइड फाइनेंशियल मार्केट, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। सो वंस अगेन वेलकम जितेंद्र जी टू द शो। गुड इवनिंग मेजर वर्मा एंड गुड इवनिंग टू ऑल दी ऑडियंस। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम लोग ऑलरेडी एक बार एक सेशन कर चुके हैं, एक वैल्यू टॉक कर चुके हैं, जिसका टॉपिक था कि अपने और अपने फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सिलेक्ट करें। उसमें हम लोगों ने कोशिश की थी ये बताने की कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा, एक सुटेबल, एक अपनी नीड के हिसाब से एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सके। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, सिंस बहुत अच्छा समय था ये कि नया साल शुरू हुआ है और नए साल का आगाज है, साथ में पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका कहीं ना कहीं एक एंड आ रहा है, आखिरी क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, जिसमें कि काफी लोग टैक्स सेविंग के लिए इधर उधर कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में अपने हेल्थ इंश्योरेंस को भी रिविजिट करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं ये अच्छा समय रहेगा, साल की शुरुआत है, अपने अगर ऑडियंस को, अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बताया जा सके कि कौन से अच्छे टॉप 5 कंपनीज हैं जो हमारी नज़र में अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, अच्छी रेंज ऑफर कर रहे हैं, और अगर वो आपकी नीड को भी सूट करते हैं तो आप उनकी तरफ देख सकते हैं। और इन इंश्योरेंस कंपनीज के काफ़ी सारे हम लोगों ने फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ कंपेयर करने के बाद इस लिस्ट को बनाया है। वैसे अगर बात करें तो तकरीबन हमारे देश के अंदर 30 कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, जो हेल्थ इंश्योरेंस के अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो अगर 30 कंपनियां पकड़ ले और एवरेज ये भी मान के चले कि तकरीबन हर कंपनी 4 या 5 प्रोडक्ट ऑफर करती है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो तकरीबन 120 से 150 हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अब इतनी लंबी लिस्ट में से कौन सबसे सुटेबल है, कौन सबसे अच्छी है, ये कई बारी सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी, अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे जो हमने लिस्ट बनाई है वो इन 5 कंपनियों को चूज करने का क्या रीजन रहा है। तो पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए मैं एक काम करूंगा कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सभी प्रेक्षकों को जो आज हमारे साथ उपस्थित है और साथ ही उन व्यूअर्स को जो कि हमारे इस वेबिनार को, रिकॉर्डेड वेबिनार को हमारे वैल्यू टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, सभी से एक निवेदन है कि प्लीज आप वैल्यू टॉक्स को प्रमोट कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को। हमारी ये कोशिश जारी है कि आपको डिफरेंट वेराइड काइंड ऑफ पीपल एंड सभी को अलग अलग विषयों पर आपको कुछ ना कुछ हम
फ्री में एक जानकारी दे पाए जो कि आपको डिसीजन लेने में सहायता कर सके। तो जैसे कि आपको पता ही है, वैल्यू टॉक्स ये एक्स आर्मी ऑफिसर्स द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, सभी रियल एस्टेट, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, मार्केट, ट्रेड्स, सभी विषयों पर हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं आपसे इसके बदले में कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स और अपने सुझाव देकर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। जी जितेंद्र जी, आगे बढ़िए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग अगस्त के महीने में एक वैल्यू टॉक कर चुके हैं, जिसमें हमने ये टॉपिक सबसे पहले कोशिश की थी अपनी ऑडियंस को रूबरू कराने के लिए, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बनाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है वो किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप होपफुली वो लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप के अंदर, वो लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। आज इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको और रिफाइन करके एक अच्छी लिस्ट को हम लोग पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर पाए। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमने फॉलो करके एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करने का प्रोसेस फॉलो किया था अपनी उस लास्ट टॉक के अंदर। आज हम लोग जो बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करके हमने अपने 5 टॉप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को सिलेक्ट किया है, जो कि हो सकता है आपकी विश लिस्ट हो सकती है 2023 के लिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने या अपनी फैमिली के लिए लेना चाह रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने ये सिलेक्शन लिस्ट बनाई है। वैसे तो बनाते टाइम काफी सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको चाहते या ना चाहते हुए निकालना पड़ा, बिकॉज सिलेक्शन लिस्ट 5 की ही बनानी थी, तो जिनके अंदर ये सारे बेनिफिट्स थे, जिनको सबसे ज्यादा टिक मार्क्स मिले, उन्हीं को ही अपनी टॉप 5 की लिस्ट में रखा गया। तो ये जो मेन फीचर्स थे या मेन बेनिफिट्स थे वो कुछ इस तरीके से कि नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल कैसा है उन कंपनीज का, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना अच्छा या कितना खराब है, ब्रांड वैल्यू बेसिकली कितनी अच्छी है कंपनी की, मतलब क्लेम देते सारे टाइम वो क्लेम देते भी हैं या परेशान करते हैं, रूम रेंट पे कोई लिमिट तो नहीं है, काफी लोग स्ट्रगल करते हैं इस बेसिक फीचर के ऊपर, जहां पर जैसे आपने बताया कि नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कुछ एस्पेक्ट्स इसमें से ऐसे हैं जो कि आपको देखने में मिल जाएंगे अगर आप पॉलिसी बाजार या कहीं से भी आप इंश्योरेंसेस लेते हो, तो आपको उन कंपनीज की रेटिंग वगैरह मिल जाती है। बट ये जो स्पेसिफिक इशू जैसे नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल, अब ये इसको पता करना, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएं इन पॉइंटर्स के बारे में, तो ताकि हमारे प्रेक्षकों को, दर्शकों को इसकी थोड़ी और जानकारी मिल पाए। देखिए, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल से मतलब है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं या जिस कंपनी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, उसका चैनल पार्टनर्स या उसके नेटवर्क में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो ऑलरेडी उसकी लिस्ट के अंदर आते हैं। तो जनरली 2 तरीके के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप क्लेम्स लेने जा सकते हैं। एक वो जो उस कंपनी के नेटवर्क के अंदर आता है जो ऑलरेडी उनकी लिस्ट का पार्ट है। दूसरे वो जहां पे हो सकता है वो उसकी लिस्ट का पार्ट ना हो। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आप कैशलेस के लिए जाते हो, और जनरली हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए का पर्पस यही होता है कि आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी ना पे करना पड़े। तो जितने भी हॉस्पिटल्स नेटवर्क पे होते हैं और कभी भी अगर कोई क्लेम आता है और उस नेटवर्क हॉस्पिटल के थ्रू आता है तो वो कैशलेस होता है। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जो उनके नेटवर्क में नहीं आता है और कहीं ना कहीं उस तरीके की अरेंजमेंट नहीं हो पाती है कि उसको कैशलेस किया जा सके, तो रिम्बर्समेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं एक टाइम लैग है। मतलब आपको हो सकता है 7 से 14 दिन तक का टाइम लग जाए अपने पैसे को ही वापस लेने के लिए। तो कोशिश ये की जाती है कि ऐसी कंपनी के साथ लिया जाए हेल्थ इंश्योरेंस जिसका नेटवर्क बड़े से बड़ा हो, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बड़े हॉस्पिटल जिनका आपको नाम आपकी उंगलियों पे रटा हो या आपके घर के नियरेस्ट हो, आपके ऑफिस के नियरेस्ट हो, वो कम से कम उस लिस्ट का पार्ट हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस भी कंपनी के, हम जनरली क्या गलती करते हैं, हम एज एन लेमैन हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग सिर्फ कॉस्ट को देखते हैं, हम ये देखते हैं प्रीमियम किसका सस्ता है और उसके बेसिस पे ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को सिलेक्ट करते हैं, जबकि उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो देखने वाली होती है। कई बार सस्ता होने के चक्कर में हो सकता है उसका नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल बहुत छोटा हो, वो ज्यादा बड़े हॉस्पिटल्स के साथ उसका टाई अप ही ना हो, तो आपके लिए चैलेंज होगा कि अगर आप वहां पर गए उस हॉस्पिटल के अंदर और आपका ट्रीटमेंट हुआ तो आपको चीजें अपनी पॉकेट से पे करने के बाद फिर बाद में लंबे प्रोसेस में रिम्बर्स करानी पड़ेंगी, जो कि चैलेंज हो सकता है आगे चल के। इसलिए नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल देखना जरूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जैसे कि नाम ही बहुत क्लियरली बता रहा है कि इनका क्लेम सेटल करने का रेशियो कैसा है, तो कितने क्लेम इनके पास आते हैं और कितना क्लेम ये लोग उसमें से पे ऑफ करते हैं। तो अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं एक इंटेंशन रखती है
अपनी लाइबिलिटीज को और अपनी कमिटमेंट्स को पे करने की, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपका जो बिल है, आपकी जो हेल्थ की एक्सपेंसेस आए हैं, उसको टाइमली और टाइम बाउंड होके पे करती है, और उसी से कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू भी बनती है। तो जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होगा, इंटेंट टू पे अच्छा होगा, उसका ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू अच्छा होगा। जी जी। रूम रेंट लिमिट पे कई बार कुछ इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ी सी चालाकी करते हैं, अपने फाइन प्रिंट्स में रूम रेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कैपिंग डाल देते हैं। तो सिंगल रूम या रूम शेयरिंग बेसिस पे या पर डे की कोई कॉस्टिंग डाल के जी अपनी सिर्फ प्रीमियम को कम करने के लिए उसको इस तरीके से हाइड करके रखते हैं कि आपको लगेगा इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, बट रूम रेंट के ऊपर लिमिट होगा, उसमें लिखा होगा, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 2,000 पे पर डे का रूम आप ले सकते हैं। अब 2,000 पे आप अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाए तो हो सकता है 2,000 रुपए में कमरा नहीं मिले वहां पर, जी जी रूम रेंट ज्यादा हो, तो वो फिर आपका आउट ऑफ द पॉकेट खर्चा हो जाता है, जो भी डिफरेंशियल होगा फिर आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो 2,000 पे दे रही है। तो रूम जी रेंट पे कोई लिमिट ना हो, कोई सब लिमिट ना हो, नो क्लेम बोनस अच्छा होना चाहिए, और नो क्लेम बोनस दोनों ही चीज में, अगर आपने क्लेम लिया है तब और क्लेम नहीं लिया है तब भी, जी जी क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जब क्लेम लेंगे नहीं लेंगे तभी नो क्लेम बोनस मिले। कई बार क्या होता है, नो क्लेम बोनस कई कंपनीज हायर रख के इनिशियली, जब नो क्लेम होता है तब जैसे ही आपका क्लेम आता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो जी एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए किसी कंपनी ने कमिट किया कि अगर आप हमारे साथ पॉलिसी ले रहे हैं और अगले साल जब आप रिन्यू करने जा रहे हैं तब आपका कोई क्लेम नहीं आया पिछले साल के अंदर, तो हम जी आपका सम एश्योर्ड 50% से बढ़ा देंगे। जी तो 50% का मतलब हो गया, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख से आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, यानी आपकी टोटल पॉलिसी होगी 15 लाख रुपए। जी नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपने फिर से रिन्यूअल किया और अगले साल क्लेम आ गया, तो वो क्या करते हैं, उसको एकदम से रिड्यूस करके 50% हटा देते हैं, तो वापस से आप 10 लाख पे आ गए। ओ वो ओके। बढ़ा तो जरूर 50% से, बट जैसे ही क्लेम आया तो उन्होंने एकदम से उसको डिक्रीज कर दिया और वापस से आपको बेस सम एश्योर्ड पे लेकर आ गए। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है कि क्लेम ना होने पे क्या नो क्लेम बोनस मिलेगा, और अगर उस साल के दौरान में क्लेम आ गया तो क्या इम्पैक्ट होगा आपके नो क्लेम बोनस के ऊपर। जी 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 रेस्टोरेशन ऑफ कवर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी साल के दौरान पॉलिसी के पीरियड के इंटरिम में ही पूरा का पूरा सम एश्योर्ड यूज हो जाता है किसी भी रीजन से, चाहे वो एक फैमिली मेंबर के ने यूज कर लिया या मल्टीपल फैमिली मेंबर्स ने यूज कर लिया, तो जी आइडली तो आपकी पॉलिसी खत्म हो गई, क्योंकि अगर जो आपका सम एश्योर्ड था आपने पूरा का पूरा यूज कर लिया तो फिर सम एश्योर्ड हो गया जीरो। बट जी आजकल कंपनीज ने क्या कर दिया है, इस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने रीस्टोर बेनिफिट डाल दिया है। ओ तो ओके। आपकी पॉलिसी में अगर जितना आपका सम एश्योर्ड है उतने ही अमाउंट से एक तरीके से टॉप अप हो जाता है साल के दौरान में। तो तो अगर कोई ये उसके लिए कुछ अलग से प्रीमियम या कोई एडेड मॉनेटरी बर्डन है उस पे? नहीं, वो इनबिल्ट होता है सारी पॉलिसीज के अंदर। अब हर कंपनी का अपना अलग अलग तरीका है रिस्टोरेशन बेनिफिट देने का। जी कुछ 100% से कवर कर देते हैं, कुछ 50% से कवर कर देते हैं, तो सबका अपना अपना फाइन प्रिंट्स है। वो ओ समझना जरूरी है कि रिस्टोर बेनिफिट क्या दे रही है कंपनी। तो जी ज्यादातर सारे केसेस में सिंस कंपटीशन इतना स्टिफ है तो सभी ने ही उसको अपने सम एश्योर्ड से टॉप अप करने का रख दिया, बट कितनी बार करेंगे ये देखना जरूरी है। कोई जी एक बार करता है, कोई हो सकता है अनलिमिटेड टाइम्स का ऑप्शन दे दे, तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड टाइम्स इज अ बेटर ऑप्शन एक जी बारीके से। तो अनलिमिटेड का मतलब हो गया जितनी बार भी सम एश्योर्ड खत्म होगा एक साल में तो कंपनी उसको वापस से रिस्टोर कर देगी या टॉप अप कर देगी उतने ही अमाउंट से जितना आपका सम एश्योर्ड था। अंडरस्टूड ओके। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेसिकली वो खर्चे होते हैं जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल में एडमिट होने के से निकलने के बाद, मतलब ट्रीटमेंट होनी है, डॉक्टर्स ने कहा अभी हम आपको हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते, आप अब घर से ही अपना ट्रीटमेंट कराइए, हम मे भी आपको 1 महीने बाद हॉस्पिटलाइज करेंगे और तब आपकी सर्जरी या ऑपरेशन होगी। तो ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा हो गए जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन यानी 24 घंटे हॉस्पिटल में रुकने से पहले के खर्चे होते हैं। और कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं कि ट्रीटमेंट हो गई, ट्रीटमेंट होने के बाद आप डिस्चार्ज हो गए, बट उसके बाद भी आपका रनिंग कुछ कॉस्ट चलती रहती है, कंसल्टेशन चलती रहेगी, कुछ ट्रीटमेंट चलती रहेंगी, वो मेडिकेशन। बेसिकली पोस्ट, हाँ मेडिकेशन चलती रहेगी, वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आ जाता है। तो ये देखना जरूरी है कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के कितना टाइम ये कवर कर रहे हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, और ट्रीटमेंट होने के बाद कितना टाइम ये आपको कवरेज देंगे। जी क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम को ल्यूक्रेटिव और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये पीरियड इतना छोटा रखा हुआ है कि वो आपकी नीड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, तो ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये जनरली हायर एज पे बहुत काम आती है, वेटिंग पीरियड क्या है आपकी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए, क्योंकि आज की डेट में देखा जाता है कि
कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस चल रही होगी, किसी को डायबिटीज होगा, कोई ब्लड प्रेशर के से जूझ रहा होगा, या किसी और तरीके की ऐसी इलनेस जो प्रीलॉन्गिंग है, काफी टाइम से चलती हुई आ रही है। तो उसके लिए कंपनी का क्लॉज क्या है, फॉर दी वेटिंग पीरियड। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करा रही है आपकी प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस को कवर करने के लिए। जितना कम वेटिंग पीरियड होगा प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस का, उतना ही अच्छा होगा, आपके फेवर में काम करेगा वो। तो जी, शॉर्टर द वेटिंग पीरियड, बेटर इट इज। अंडरस्टूड। अनदर फैक्टर इज हॉस्पिटलाइजेशन एट होम कवर। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कोविड के टाइम पे देखा गया कि हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं थी एडमिट होने के लिए। तो काफी लोगों ने ऑप्ट किया घर से ही अपने आप को ट्रीटमेंट दिलाने के लिए, कि हमारा घर पे ही सारा सेटअप कर दो और घर से ही हमारी ट्रीटमेंट करा दो। जी, और उसका जो भी खर्चा था, सिंस वो ऐसा टाइम था कि जिन लोगों के पास ऐसे कवरेजेस नहीं थे, जिनका कंपनी हॉस्पिटलाइजेशन फ्रॉम होम भी कवर करती थी, तो उनको अपनी पॉकेट से सारा खर्चा उठाना पड़ा। तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि सिर्फ हॉस्पिटल जाके ही नहीं, अगर घर से भी कोई काम हो रहा है, मतलब कोई ट्रीटमेंट हो रही है जिसको कि डॉक्टर्स अप्रूव कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो उसका खर्चा भी क्या कंपनी कवर करती है या नहीं करती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन एट होम बेसिकली उस तरीके के खर्चों को कवर करती है जो घर से आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उस पे। जी, फ्री हेल्थ चेकअप, आजकल इन्होंने एक एडिशनल बेनिफिट डाल दिया है कि आप अपनी पॉलिसी के एक साल में के ड्यूरेशन ऑफ दी पॉलिसी यू कैन गेट योरसेल्फ अ फ्री हेल्थ चेकअप। तो आप इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में या इनके लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में जाके अपना, अगर आपके स्पाउस हैं, बच्चों का, उनका हेल्थ फ्री में चेकअप करा सकते हैं, जो कि एक जी, एडेड एडवांटेज है। फ्री में है तो साल में एक बार ये एनुअल चेकअप भी हो जाता है, जिसके लिए आपको कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती। आपके पास भी एक अपना एक कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो जाती है कि मेरी हेल्थ में सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ माइनर मेजर कुछ इश्यूज चल रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पीपल आस्क फॉर इट कि क्या इसमें फ्री हेल्थ चेकअप मिल रहा है, एनुअल चेकअप या नहीं। जी, लास्ट पॉइंट इज को पेमेंट। कई बार ये देखा गया है, क्योंकि हम लोग फाइन प्रिंट्स में नहीं जाते, इसका फायदा उठाते हुए कंपनीज क्या करती है, को पेमेंट क्लॉज डाल देती है। को पेमेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन का 100 रुपए का बिल आया, और आपकी जी, पॉलिसी के अंदर को पेमेंट का इन्होंने क्लॉज डाला हुआ है, उसमें लिखा है कि 20% आप पे करोगे, 80% कंपनी पे करेगी। जी, तो 100 रुपए के बिल पे 20 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे, और कंपनी सिर्फ 80 रुपए देगी, जो कि जी, आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपने पॉलिसी ये ली थी कि मुझे अपनी पॉकेट से कुछ भी ना पे करना पड़े। बट सिर्फ अंडरस्टूड। इस लालच में कि मेरा प्रीमियम कम रहे, आपने को पेमेंट वाला क्लॉज चेक नहीं किया, और उसकी वजह से आपको हर आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे पे 20% या जो भी कंपनी का को पेमेंट क्लॉज है उस हिसाब से अपनी पॉकेट से खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। तो जो ओके, कि कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाता है। जी, तो जी, ये कुछ फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे हमने सारी कंपनीज को एनालाइज किया, और उन हम्म, सारी कंपनीज को एनालाइज करके कोशिश की 5 कंपनियों को हाईलाइट करने की, जिनके ये सारे कहीं ना कहीं पैरामीटर्स पे वो हमें हम्म। बेटर लगे बाकी प्रोडक्ट्स एंड कंपनी से। जी, हम जरूर देखेंगे उन 5 कंपनी के बारे में, लेकिन एक बेसिक सा सवाल जी जो कि हर उस इंसान को जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचता है उसे आता है, एक लेमन सा सवाल जी कि हेल्थ इंश्योरेंस में इज इट ओनली दैट द ग्रीवियस और मेजर डिसीजेस आर कवर्ड, और लाइक routine ailments like fever, cough, cold, and routine medication or small injuries, those are also covered? क्या छोटी मोटी बीमारियां भी covered है, या it is only for bigger diseases and hospitalizations and only in case of operations and all? देखिए, मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़े किसी को भी, जी, आपको, जी, आपकी फैमिली में किसी को, तो जो वो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल जाके वहां के खर्चे उठाने के, वो आपको ना उठाने पड़े। तो जी, जनरली तो ये कवर करती है माइनर टू मेजर इंजरीज, मेजर सर्जरीज, मेजर हॉस्पिटलाइजेशंस। अब ये छोटे मोटे जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये इस तरीके की जो छोटी चीजें है ना, ये कंपनीज आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में डाल देती है, बट कहीं ना कहीं खर्चा आपकी पॉकेट से ही निकालती है। जी, जी, तो जी, सजेशन ये रहता है कि आप आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स ना देखें, इस तरीके के छोटे मोटे कि मेरा मेडिकल बिल रीइंबर्स हो जाए, मैं जी, डॉक्टर से कंसल्टेशन लूं तो उसका बिल मेरा फ्री हो जाए, जी, उस तरीके के छोटे खर्चों को ना देखें, क्योंकि उसके लिए कंपनी उसको आपके लिए फ्री तो कर देगी, बट उस पर कैपिंग डाल देगी, या तो जी, नहीं तो फिर क्या करेगी कि अगर कैपिंग नहीं डाली तो आपका प्रीमियम इंक्रीज कर देगी, तो जो आप बेनिफिट जी, उनसे उठा रहे हैं वो आप ही की पॉकेट से निकल के जा रहा है।
देखिए अंडरस्टूड। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि अगर कोई मेजर एक्सपेंस आ जाए, मतलब मेजर जी, एक्सपेंस से मेरा मतलब है 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ जी, ऐसा बड़ा एक्सपेंस जो मेरी सेविंग्स को, जो मैंने पैसा जोड़ के रखा है अपने बैंक अकाउंट में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, उसको एकदम से इम्पैक्ट ना कर दे। तो उससे जी, बेटर ये है कि मैं प्रोविजन करके चलूँ, अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ जिसका प्रीमियम हो सकता है 15,000 से लेके 25,000 के बीच में आए साल का। मतलब जी, 1,000 रुपए महीने से लेके 2,000 रुपए महीने, 2,500 रुपए महीने तक आएगा। और मैं उसको प्रीमियम को पे करूँ जिसपे मुझे 80D के अंदर टैक्स सेविंग भी मिल गई, पहली जी, चीज। दूसरा, मेरा एक बैकअप तैयार हो गया कि अगर कभी भी 5-6 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कराना पड़ गया मुझे या मेरी फैमिली किसी को, तो वो जी, पैसा जो है वो अवेलेबल है, कंपनी वो मेरे को रीइंबर्स कर के दे देगी। ये जो छोटे मोटे 500, 700, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, इस सब को ना देखते हुए पॉलिसी को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जी, उससे एक तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोडक्ट, जी, उसमें बहुत सारा ग्रे एरिया आ जाएगा। अब कंपनी कहेगी मैं तो ये चीज दूंगी और इसको नहीं दूंगी, आप जी, उसके लिए कैसे फाइट करोगे उससे? बिकॉज ऑल दी स्मॉलर एक्सपेंसेस दे कम इनटू समथिंग व्हिच इज a little bit not easy for you to declare। मतलब हो सकता अंडरस्टूड। है बहुत सारे लोग सिर्फ बिल को ही रीइंबर्स कराने के लिए फर्जी बिल बना के ले जाए। अब कंपनी कैसे जी, करेगी? वो तो उसको भी तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के चल रहा है ना, कि वो उन चीजों को अंडरस्टूड, कवर करे जो लेजिटिमेट है, जो इलेजिटिमेट है उसको हटा दे। तो अंडरस्टूड। जनरली फोकस ये होना चाहिए कि बड़े एक्सपेंसेस अगर आ सकते हैं जो आप फोर्स ही कर रहे हैं, कि हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा खर्चा जो अगर मैं अपनी पॉकेट से पे करूंगा तो मेरी मेजर मेजर सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लीट कर देगा, तो जी, उसको काउंटर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा प्रोविजन लिया जाता है, रादर देन ये छोटा मोटा सर्दी जुकाम ये तो चलता अंडरस्टूड, रहता है। अब जो कंपनीज का हम लोगों ने एक सिलेक्शन किया है उसके लिए ऑब्वियसली प्रीमियम कैलकुलेट करना था, तो उस प्रीमियम के लिए कुछ अजम्पशंस ली हैं। अजम्पशंस बहुत सिंपल है। 4 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, और जो एल्डेस्ट मेंबर है उनकी एज 45 है, क्योंकि जी, ऑब्वियसली प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जी, एज रखने के लिए एक मिडिल एज पर्सन का एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन किया है। तो आप ये ना मान के चले कि इतना ही प्रीमियम आपके लिए होगा, ये डिपेंड करेगा आपके फैमिली साइज पे, आपकी एज के ऊपर। ये चीज पे। तो हो सकता है आपके लिए प्लस माइनस हो, बट एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि अगर 45 एज के फैमिली मतलब पर्सन के लिए इतना प्रीमियम आ रहा है जिसकी फैमिली में 3 लोग और है, तो आपके लिए ऑन एन एवरेज उसके आसपास ही रहना चाहिए। अ, ये ऑब्वियसली काफी सारी डिटेल्स है और एक शीट पे लानी थी, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि डेटा बहुत ज्यादा मतलब साइज में You छोटा है can और share बहुत that सारी। later on. We can हाँ, share that, ये right? मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन शेयर इट विद दी पार्टिसिपेंट्स ऑन द जी, ग्रुप, तो उनको बेसिकली ये अब एज अ रेफरेंस के लिए मिल जाएगा शीट। जी, सो बेसिकली यहाँ पे हमने 5 कंपनियां फाइनलाइज की हैं, जिसमें केयर एक है, टाटा एआईजी दूसरी कंपनी है, स्टार हेल्थ का ऑलमोस्ट सभी लोगों ने नाम सुना होगा, नीवा जो कि पहले मैक्स बूपा थी अब नीवा हो गई है, उनका एक प्रोडक्ट है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक प्रोडक्ट है, जिस इस प्रोडक्ट को हमने स्टैंड अलोन भी डिस्कस किया हुआ है अपनी एक वैल्यू टॉक के अंदर, सिर्फ इसी प्रोडक्ट को। जी, अगर मोटा मोटा बात करें, फॉर अ फैमिली ऑफ 4 विद द एल्डेस्ट मेंबर 45, केयर का प्रीमियम आता है तकरीबन 27,084 रुपए, 27,084 टू बी प्रिसाइज। हम्म, टाटा का आता है 32,000 अप्रॉक्स, मतलब 31,992। स्टार हेल्थ इज 27,756। नीवा हेल्थ रीअश्योर इज 28,392। ICICI Lombard is 24,996। So this premium is for 10 lakh covers for a family of 4 people। मतलब 4 लोगों की फैमिली है, 10 लाख का कवरेज है, एंड जी, इट्स अ फैमिली फ्लोटर। अब इसमें अगर आप दूसरा फैक्टर देखेंगे जिसमें रूम रेंट लिमिट लिखी है, तो केयर के केस में सिंगल प्राइवेट रूम एसी रूम मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो भी उसका खर्चा है वो ये कंपनी ले लेगी। अगर इससे ऊपर कुछ है तो हो सकता है वो फिर आपको थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा है, वैसे जी, जनरली देखा गया कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम से ज्यादा कुछ नहीं होता है बड़े जी, हॉस्पिटल्स में, उससे जी, ज्यादा और कुछ होगा नहीं। जी, तो वो उन्होंने इसके अंदर रूम रेंट लिमिट में डाला है। टाटा एआईजी के केस में कोई कैटेगरी नहीं है, आप किसी भी कमरे में रहे, किसी भी तरीके के कमरे में रहे, जो भी खर्चा होगा अप टू द सम एश्योर्ड वो पूरा का पूरा पे करेंगे। जी, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम, जो कि जनरली अगर देखा जाए तो एनी पर्सन हु इज गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड ही इज ओके विद सिंगल प्राइवेट रूम, उससे नीचे ही होगा जो भी होगा, शेयरिंग जी, में होगा तो उससे खर्चा कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। जी, नीवा के केस में नो कैटेगराइजेशन, ऑल एक्सपेंसेस एनी रूम अप टू सम एश्योर्ड इज कवर्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सिमिलर, एनी कैटेगरी एनी टाइप ऑफ रूम टिल द सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड तक का जो भी खर्चा है वो कवर करेंगे।
तो ये पहला हमारा फैक्टर हो गया जिसके बेसिस पे हमने कंपेयर किया है इन्हें। रिस्टोरेशन कवर, जैसे हमने बात करी रिस्टोर का क्या कंपनी का क्लॉज है, तो अगर केयर की बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड साल में एक बारी वो पूरा का पूरा रिचार्ज कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड था और फैमिली के किसी एक मेंबर को कुछ होता है और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, 10 लाख पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, तो वो 10 लाख से वापस से उसको रिचार्ज कर देंगे, जो कि बाकी मेंबर्स जो है फैमिली के वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी। टाटा एआईजी के केस में भी सिमिलर है, सम एश्योर्ड एक बारी साल में, रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड डिजीज किसी भी तरीके की, सेम पर्सन सेम डिजीज, सम अदर पर्सन सम अदर डिजीज, अगेन वो रिचार्ज हो जाता है। जी इसमें एक जो छोटा सा इन्होंने जो ट्विस्ट डाला है वो ये है कि 45 डेज का इन्होंने जो लास्ट क्लेम आया 45 डेज का एक गैप डाल दिया है, तो मतलब ओ, इमीडिएट नहीं होगा, 45 दिन का वेटिंग पीरियड एक तरीके से आप कह सकते हैं। जी तो अब इसको मैं अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो मान लीजिए फैमिली में किसी एक मेंबर को एडमिट किया गया, उन्होंने पूरा 10 लाख का समय शॉर्ट यूज कर लिया, अगर 45 दिन 45। के अंदर दूसरा कोई और फैमिली मेंबर एडमिट होता है तो हो सकता है वो उसको, हो सकता है क्या मतलब वो नहीं कवर करेंगे, वो समय शॉर्ट को नहीं रिस्टोर करेंगे, बट 45 जी डेज के बाद अगर होता है तो वो वापस से सेम समय शॉर्ट दे विल टॉप अप। ओके अंडरस्टूड। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव सिंपल सम एश्योर्ड एक साल में, रिलेटेड नॉन रिलेटेड, सेम पर्सन सेम इलनेस, सम अदर पर्सन सम अदर इलनेस, दे विल रिचार्ज। ओके इसमें वो कोई क्लॉज नहीं कि 45 दिन 30 दिन 40 दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीवा और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के केस में भी इनफैक्ट यहाँ थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सम एश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर है, तो जी अगर 2-3 बार भी खत्म होगा तो ये बार बार उसको रिचार्ज कर देंगे जी। एक ही साल में। एक ही साल में। ओके सो सिंपल है, सम एश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर। तो अगर अंडरस्टूड। 10 लाख है, एक पर्सन ने यूज कर लिया, बाकी लोगों के लिए खत्म हो गया, वापस से रिचार्ज हो जाएगा, फिर किसी और ने यूज कर लिया या सेम पर्सन ने किसी और इलनेस के लिए यूज कर लिया, फिर से रिचार्ज हो जाएगा, तो मतलब अंडरस्टूड अनलिमिटेड टाइम्स है, सो यू कैन डू इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। नो क्लेम बोनस, अगर आपका किसी साल में कोई क्लेम नहीं आया, क्लेम फ्री ईयर रहा है, तो पहले क्या होता था, प्रीमियम्स में डिस्काउंट मिल जाते थे, आईआरडी की गाइडलाइंस है कि आप डिस्काउंट मत दीजिए, आप उनको बेनिफिट दीजिए इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग दी सम एश्योर्ड। तो अब क्या होता है, अगर आपका कोई भी नो क्लेम वाला ईयर है तो उस साल का आपका सम एश्योर्ड बढ़ा दिया जाता है। अब उसको बढ़ाने की रेंज हर कंपनी की अलग अलग है, कोई 10% बढ़ाता है, कोई 20% बढ़ाता है, कोई 100% बढ़ा देता है, बट जैसी क्लेम आएगा तो उसे रिड्यूस कर देगा। जी तो जैसे केयर के केस में बहुत क्लियरली डिफाइंड है, 10% पर ईयर अप टू मैक्सिमम ऑफ 50%। तो मान जी लीजिए, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, आपके नो क्लेम बोनस ईयर्स रहे तो 10-10% से बढ़ेगा, यानी जी 1-1 लाख रुपए हर साल बढ़ेगा, जब तक कि वो जी 5 लाख नहीं पहुंच जाता, यानी आपका टोटल सम एश्योर्ड 15 लाख नहीं हो जाता है। जी किसी साल क्लेम आ गया तो जिस साल क्लेम आया उस दिन उस साल में वो 10% से उसको रिड्यूस कर देंगे, तो आप 15 पे पहुंच गए, उस साल क्लेम आ गया तो 1 लाख से कम हो जाएगा, आपका सम एश्योर्ड 14 लाख बन जाएगा। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। फिर से नो क्लेम आया तो फिर से 10% से बढ़ जाएगा, 15 फिक्स हो जाएगा, ये 10% घटता बढ़ता रहेगा अगर क्लेम फ्री या क्लेम वाला साल है तो। तो 50% इसका हाईएस्ट है या इसके ऊपर भी लाइक 60% नहीं, भी होगा? मैक्सिमम 50% तक ही जाता है, तो 10 लाख ओके का अगर समय शॉर्ट है तो 15 तक ही जा सकता है। ओके और 15 तक जाने के बाद अगर क्लेम फ्री है तो 15 चलता रहेगा, क्लेम आ गया तो 10% से फिर रिड्यूस हो जाएगा। ओके फिर ओके अगला साल क्लेम फ्री रहा तो फिर 15 हो जाएगा, उसके अगले साल फिर क्लेम आ गया तो फिर 10% से रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टूड फिर वो 10% प्लस माइनस 10% प्लस माइनस क्लेम फ्री और क्लेम वाले साल में होता रहेगा। अंडरस्टूड। टाटा एजी के अंदर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा समझने वाला है, इन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया है, ये आपका सम एश्योर्ड नो क्लेम के केस में 50% से बढ़ाते हैं, ओके मैक्सिमम 100% तक जाते हैं, यानी 10 लाख का अगर आपने सम ओके एश्योर्ड लिया है तो 50% यानी 5 लाख से बढ़ाएंगे, जी मैक्सिमम 20 लाख तक लेके जाएंगे, यानी 10 लाख आपका बेस प्लस 10 लाख और ऊपर से, जी बट जिस साल में क्लेम आएगा उस साल में 50% से माइनस कर देंगे। जी। 50% ऑफ 20 lakhs और 50% ऑफ इंक्रीज्ड 10 lakhs। इंक्रीज्ड वाला, ओके आपका सो बेस 15 पे लाख हो नहीं हटा जाएंगे। सकते। ओके हाँ, सो 15 15 हो लाख जाएंगे। हाँ जी। जी तो मान लीजिए आपने पहले साल पॉलिसी ली, पहला साल फ्री रहा आपका, 10 लाख से बढ़ के 15 हो गया, जी अंडरस्टूड नेक्स्ट ईयर क्लेम आ गया, जी तो आपका 15 में से जो 5 था उसका 50% यानी 2.5 लाख हो जाएगा। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अगले साल फिर क्लेम नहीं रहा, फिर 50% से बढ़ जाएगा, तो जी 50% यानी 2.5 लाख से फिर बढ़ जाएगा, तो फिर जी 15 हो गया।
फिर क्लेम नहीं आएगा, फिर मतलब मैक्सिमम ये 20 लाख तक जा सकता है, बट जब भी आपका क्लेम आएगा तो 5 लाख से कम कर देगा, या जो भी आपका एक्रूड नो क्लेम होगा उसको 50% कर देगा। जी, अंडरस्टूड। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव के केस में सीधा ये डबल कर देता है, बट जिस साल में क्लेम आएगा उस साल में 100% माइनस कर देगा। अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड। यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड था, 10 से सीधा 20 हो जाएगा, बट जिस साल में क्लेम आया तो वापस से 10 पे आ जाएगा। 10 लाख, ओके। तो सो बेनिफिट इनका जो ईयर कैलकुलेशन है, ये कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है? जब से आपने पॉलिसी ली है, फ्रॉम द डेट यू ओह, हैव टेकन द पॉलिसी। सो ना तो कैलेंडर ईयर चलता है ना फाइनेंशियल ईयर चलता है, जिस डेट से आपकी अंडरस्टूड। पॉलिसी इशू हो गई वहां से 12 महीने कैलकुलेट करते दैट हैं। इज ईयर टू ईयर देन, ओके, ईयर टू ईयर अंडरस्टूड। देन। नीवा साउंड्स लिटिल बेटर, 50% पर ईयर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ एडिशन 100%। इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि आपका सम एश्योर्ड का नो क्लेम आधा हो जाएगा या 100% ओह, से रिड्यूस हो जाएगा। जिस साल क्लेम होगा उस साल आपको नो क्लेम एडिशन नहीं मिलेगा कोई भी। नहीं मिलेगा, ओह, ओके, दैट्स गुड। सो इसका मतलब हुआ कि अगर 2-3 साल तक आप क्लेम नहीं करते हो तो जी आपका एडिशनल 100% ऐड हो जाना है, लेकिन अगर उसके बाद क्लेम करते भी हो तो भी आपकी जो वैल्यू है, हाँ, जो रिड्यूस नहीं होगा, अमाउंट फिर बोनस रिड्यूस मिलता नहीं है, वो होगा कुछ कंटिन्यू भी। हो हाँ रहा है। जी। अंडरस्टूड, तो मान लीजिए अंडरस्टूड। आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, पहले साल आपका कोई क्लेम नहीं आया तो 10 का 15 हो गया पहले साल। जी, दूसरे साल क्लेम आ गया तो आपको नो क्लेम नहीं मिलेगा, 15 का 15 ही रह गया। जी। और तीसरे साल में अगर क्लेम नहीं आया तो वो 15 का 20 हो जाएगा, जी, और 20 इज हाईएस्ट, आई मीन 20 100% के इज ऊपर ये। बस 100% के ऊपर नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आईसीआईसी के केस में ये लोग 20% से हर साल इंक्रीज करते हैं और मैक्सिमम 100% तक जाते हैं। तो 5 नो क्लेम साल पे जब आपके 5 नो क्लेम बोनसेस इकट्ठे होंगे तो आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाएगा। डबल हो इसमें जाएगा, भी कोई क्लॉ बैक नहीं है। ओके, ओके। तो 20-20 अंडरस्टूड, परसेंट बढ़ा, बीच में कभी भी क्लेम आ गया तो उस साल आपको नो क्लेम नहीं मिलेगा। पॉलिसी उतनी ही सम एश्योर्ड से आगे चलती रहेगी, जिस साल नो क्लेम आएगा वो वापस 100% तक चला जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो इस पैरामीटर पे अगर देखा जाए तो बेस्ट, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, नीवा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड होंगे एज फार जी एज दिस पैरामीटर इज कंसर्न। हाँ जी जी। जी, फ्री हेल्थ चेकअप सब में कॉमन है, साल में एक बारी सारे के सारी कंपनीज आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप दे रही है। आप किसी भी इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अपनी फैमिली मेंबर, अगर आपकी पॉलिसी में और लोग एडेड है तो उनका जाके हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इन्होंने ऑलरेडी पैकेजेस डिजाइन कर रखे होते हैं। आप जाएंगे वहां पर अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट करेंगे और आपका ये मेडिकल चेकअप करके आपको रिपोर्ट्स वगैरह भेज देते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज कम से कम भी बात करें तो 2,500-3,000 से नीचे कोई भी मेडिकल चेकअप जी, नहीं होता है अगर जी, पैकेजेस की बात करें तो। और अगर आप मान लीजिए 25,000 का प्रीमियम दे रहे हैं और उसमें से 2,500 से 3,000 रुपए का आपको मेडिकल चेकअप फ्री हो गया, साथ पर में आपको पर्सन। 80D का एडवांटेज मिल गया, तो आपका जी, नेट प्रीमियम कहीं ना कहीं आपके हिसाब से आपको कम पड़ता है फिर उस हिसाब से। जी, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये आजकल लोग इवैल्यूएट करने लग गए हैं। क्लेम सेटलमेंट का रेशियो क्या है, कितने क्लेम्स आए उसमें से कितना सेटल किया, वो परसेंटेज अब कहीं ना कहीं एक जहन में रहता है पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हुए। तो अगर केयर की बात करें तो 95% है। 95% का मतलब ये है कि 100% क्लेम्स में से 95 इन्होंने पे ऑफ किए, 5% कहीं ना कहीं इधर उधर अटक गए। हो सकता है वो कुछ ग्रे एरिया वाले थे या कुछ ऐसे थे जिसमें डॉक्यूमेंटेशन या कुछ सबमिशंस कुछ प्रॉपरली नहीं हुए, किसी भी जी, फैक्टर से, मतलब किसी भी फैक्टर से वहां पे पे आउट नहीं गया है। जी, तो जी, 95% इन्होंने पे किया है। टाटा के केस में 97% है, स्टार के केस में 90% है, नीवा के केस में 96 है, आईसीआईसी लोम्बार्ड अगेन इज 97। सो एनी कंपनी विच इज मोर देन 80% इज अ गुड कंपनी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सब 90% के ऊपर ही है, तो पांचों कंपनियां क्वालिफाई करती हैं उस फैक्टर के हिसाब से। जी। कैशलेस हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, जो हमने इनिशियली बात करी नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, तो नेटवर्क ये नेटवर्क हॉस्पिटल। ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है टिल योर सम एश्योर्ड। अगर सम एश्योर्ड तक का कोई भी खर्चा हो रहा है और उनके नेटवर्क में आ रहा है तो सब कुछ कैशलेस होगा। केयर के केस में तकरीबन 9500 कंपनी है इंडिया के हॉस्पिटल्स है, 9500 प्लस जो इनके पैनल पे आते हैं। टाटा एआईजी के केस में ये लिस्ट 7500 हॉस्पिटल्स की, 7500 प्लस। स्टार हेल्थ सबकी सबसे लंबा सबसे बड़ा नेटवर्क हॉस्पिटल इन्हीं का ही है, इनका तकरीबन 11,000 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। नीवा इज अराउंड 9,000 प्लस, आईसीआईसी लोम्बार्ड इज 7,000। जी, तो जितेंद्र जी, इससे पहले कि आगे बढ़े, एज फार एज नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स आर कंसर्न, व्हाइल सिलेक्टिंग द पॉलिसी, इज इट जी पॉसिबल फॉर अस टू गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल सिटी वाइज,
so that we can actually judge it, कि हमारे सिटी में कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स है और किसके ज्यादा कवरेज है या नेटवर्क है, तो ये सारी जानकारी उपलब्ध है आसानी से, राइट? हाँ बिल्कुल आसानी से, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल की लिस्ट डिक्लेयर्ड होती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने फिल्टर्स लगा रखे होते हैं, आप अपनी सिटी अपनी स्टेट के हिसाब से भी लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी सारे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल लिखे होते हैं। तो जब आप पॉलिसी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने घर के आसपास के सारे हॉस्पिटल्स कवर्ड हो। जब आप पॉलिसी फाइनल करें तो एक बार लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स पे नजर मार के देख ले कि सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्लस बड़ों से नीचे वाले सेकंड लेवल वाले भी है कि नहीं है, तो वो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। बहुत इजीली ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, सब इनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बस ये कि थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ता है। हम लोग इस इंडस्ट्री में की जरूरत है, यस, थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हम लोग डे इन डे आउट यही काम करते हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होगी। आप खुद करना चाहते हैं तो जाइए वेबसाइट पे, थोड़ा गूगल सर्च करिए, थोड़ा वेबसाइट पे सर्च करिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि हमने अपनी लिस्ट में भी शेयर किया था कि कोपे वाला तो कोई क्लॉज नहीं डला हुआ है। तो यहाँ पे पांचों ही कंपनीज की अगर बात करें तो सब विदाउट एनी कोपे है। जितना भी क्लेम है सम एश्योर्ड तक सारी कंपनीज पे करेंगी। स्टार के केस में अगर आप 60 साल की एज से ऊपर जाके पॉलिसी ले रहे हैं, मतलब आपने पॉलिसी ही 60 साल की उम्र के बाद ली है, तो वहां पे डे 1 से 10% का कोपेमेंट आ जाता है। ओके, ओनली इन केस ऑफ स्टार, ओनली इन केस ऑफ स्टार, दैट टू अबव एज ऑफ 60 से पहले कोई को पेमेंट नहीं है। तो अगर आप 59 की एज पे भी पॉलिसी लेंगे तो कोई को पेमेंट नहीं है। जैसे आप 60 प्लस हो जाते हैं तो को पेमेंट 10% आपके उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो 100 रुपए का अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा तो उसमें से 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे और 90 रुपए कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी। एंड दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर टेकिंग अ पॉलिसी अबव द एज ऑफ 60। Understood. And only in case of Star. Only in case of Star. Rest all the companies they pay full payments if the policy is being issued. Understood. तो ये हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हमने डिस्कस किया कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले के खर्चे, हॉस्पिटलाइज होने के बाद के खर्चे कितने दिन के कवर करते हैं। तो केयर के केस में प्री हॉस्पिटलाइजेशन इज 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज 60। यानी 1 महीने हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले, 2 महीने हॉस्पिटलाइज होने के बाद, मतलब आपकी सब डिस्चार्ज वगैरह हो गया, उसके बाद 2 महीने तक के जो खर्चे होंगे उसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो ये कवर करते हैं। टाटा एआईजी के केस में 2 महीने प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 3 महीने पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जी। तो ब्रॉडर द बेटर, जिसका सबसे ज्यादा हो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो कंपनी ज्यादा सुटेबल है। तो उस हिसाब से अगर इस लिस्ट में देखें तो नीवा और आईसीआईसीआई सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दे रहे हैं। तो उनका 60 और 180 डेज है, यानी 2 महीने हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और 6 महीने हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, विच इज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 6 महीने में अगर कोई भी मेजर सर्जरीज वगैरह हुई है तो उसके बाद के खर्चे भी ये 6 महीने तक कवर कर दें। जी। डे केयर ट्रीटमेंट्स कुछ ऐसी ही ट्रीटमेंट्स होती है जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और सेम डे ही डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कैटरैक्ट वगैरह है। और कुछ सारे ट्रीटमेंट्स होती है जिनके लिए 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी नहीं होता है। तो उस केस में कंपनीज ने अपनी लिस्ट ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट्स बना रखी है। उन लिस्ट के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट का रिम्बर्समेंट करना है या कैशलेस पेमेंट्स करनी है या नहीं करनी है। तो केयर और टाटा के केस में ये लिस्ट डिफाइंड है। 541 ट्रीटमेंट्स और 542 ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिसको ये डे केयर में लेते हैं, और अगर आप वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो आपकी कवरेज का पार्ट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे, आपको उसका रिम्बर्समेंट या कैशलेस नहीं मिलेगा। जी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार, नीवा और आईसीआईसीआई फेयर बेटर बिकॉज दे आर कंसिडरिंग ऑल दी डे केयर ट्रीटमेंट्स। तो जो भी ऐसी ट्रीटमेंट्स है जिनको डे केयर की कंसिडर किया जाता है उनको सभी को ये कवर करते हैं, और जो भी उनका खर्चा है ये पूरा उसको रिम्बर्स करते हैं या कैशलेस करते हैं। जी। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम जो हमने बात किया कि अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, घर से ही ऑपरेट करना पड़ा, जो भी ट्रीटमेंट है वो घर से चल रही है हर तरीके से, तो उसका क्या खर्चा है। उसमें अगर बात करें तो कुछ कंपनी उस पर कैपिंग डालती हैं, कुछ पूरा समय शॉर्ट तक करती हैं। तो यहाँ पे पांचों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो टाटा एआईजी, नीवा और आईसीआईसीआई ने कोई इस पे क्लॉज नहीं डाला हुआ है, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। तो कोई भी अगर खर्चा है जो आपको हॉस्पिटल ना जाके घर से ही आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस, पूरा सेटअप है और आपको घर से ही
ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो उसका पूरा खर्चा ये तीनों कंपनीज अपना आपको कैशलेस या रीइंबर्समेंट जो भी एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से दे विल टेक केयर। जी। एक इम्पॉर्टेंट खर्चा आता है जहाँ पे आपको अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी के एम्बुलेंस चार्जेस भी बियर करती है। तो उस केस में ऑलमोस्ट पांचों ही कंपनियां वो चार्ज बियर कर रही है, बट सबका अपना अपना क्लॉज है उसमें। जी। जैसे केयर के केस में वो 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन देती है एम्बुलेंस का चार्ज। तो हम्म। कई बार देखा गया है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है जिनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ रहा है, उनको घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है, और एम्बुलेंस का भी खर्चा होता है जो कि जी। जनरली आउट ऑफ द पॉकेट होता है, आपको खुद देना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी टोटल जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन बिल है उसका पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को और एफिशिएंट बनाने के लिए हॉस्पिटल से पहले का खर्चा, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एम्बुलेंस का खर्चा भी इंक्लूड करती हैं। तो केयर जी। के केस में 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन, टाटा के केस में 5,000 रुपीज, स्टार के केस में एक्चुअल एक्सपेंस जो भी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चार्ज करेगी वो पूरा का पूरा उसको पे ऑफ करेंगे, आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना है। जी। नीवा के केस में 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन है। आईसीआईसी के केस में 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। तो मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 1% यानी 5,000 रुपये वो देंगे आपको एज अ एम्बुलेंस चार्ज। आपका अगर सम एश्योर्ड बड़ा है, मान लीजिए आपने 20 लाख की पॉलिसी ली है और उस पर आप 1% देखते तो वैसे 20,000 होता है, बट मैक्सिमम दे पे आउट इज 10,000 रुपीज। 10,000. Okay, understood. Then there are clauses which are very important, like waiting period for the existing illnesses. अगर आपको कोई ऑलरेडी इलनेस है जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से चलती हुई आ रही है, आपको है या आपकी फैमिली में किसी को है, तो उसके लिए इनका जो कवरेज है वो किस साल के बाद शुरू होता है, कितना साल वेट करना पड़ेगा, जिसमें कि ये भी पॉलिसी का पार्ट बन जाए और आगे चल के उससे रिलेटेड खर्चों को भी कंपनी टेक केयर करे। तो ऐसे जी। केस में केयर के लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, यानी 4 साल आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, 5वें साल से आपकी एग्जिस्टिंग इलनेसेस कवर होंगी। जी। टाटा जी। के केस में तीसरे साल से 2 साल कवर्ड, 2 साल तक नहीं होगा, तीसरे साल जब आप तीसरा प्रीमियम देंगे तब कवर्ड होगा। जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कवर्ड आफ्टर 4 ईयर मींस 4 प्रीमियम पे करने के बाद 5वीं बार जब आप रिन्यूअल करेंगे तब कवर होगा। जी। टाटा के केस में 2 साल नहीं होगा, तीसरे साल से कवर होगा। स्टार के जी। केस में आफ्टर 3rd ईयर यानी 4th ईयर से, 3 प्रीमियम देने के बाद फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स इट विल बी कवर्ड। नीवा के केस में 3 इयर्स, आईसीआईसी लोम्बार्ड इज 2 इयर्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो टाटा और आईसीआईसी लोम्बार्ड दे फेयर बेटर बिकॉज इनका वेटिंग पीरियड कम है, तीसरे जी। साल से आपकी प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस कवर होनी शुरू हो जाती हैं। Understood. Understood. इसके बाद मैटरनिटी कवर्स है, ये कवर्स एड ऑन है, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे बट एड ऑन कवर्स हैं। अगर कंपनी दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं दे रही है तो इससे चॉइस ऑफ कंपनी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इससे, बिकॉज ये एड ऑन है, दिस इज समथिंग व्हिच कंपनी गिव्स एज एन एड ऑन टू Understood. देयर। Yeah. आजकल क्या हो गया, एलोपैथिक के अलावा बहुत और अलग अलग तरीके की ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, जैसे आयुष हो गई है, हेमोपैथिक हो गई है, एलोपे वो देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो व्हिच आर ऑल्टरनेट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। तो उसको भी कंपनीज ने कवर करना शुरू कर दिया है, और उसमें भी वो कंपनी जो अप टू सम एश्योर्ड कवर कर रही है, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, टाटा एआईजी है, और आपका नीवा है, ये लोग पूरा, अगर आप कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन भी ले रहे हैं और कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो भी ये लोग कवर करते हैं, Understood. Understood. विच इज एडेड एडवांटेज। जरूरी नहीं कि आप एलोपैथिक ही ट्रीटमेंट कराएंगे, हो सकता है आप किसी और आयुर्वेदिक या कोई और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उस केस में ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि आपका वो ट्रीटमेंट भी ये लोग कवर करेंगे। Understood. वर्ल्ड वाइड कवरेजेस भी देना शुरू कर दिया है कंपनीज ने, कि अगर आप इंडिया के अलावा, इंडिया में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और डॉक्टर्स ने आपको रेफर कर दिया है कि आप यहाँ नहीं, आप बाहर जाके ऑपरेट कराइए, जी। तो उस केस में भी कंपनीज कवर करती हैं। तो जिस कंपनी में ये अगेन दीज आर एड ऑन बेनिफिट्स, अगर हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जितना एग्जॉस्टेड प्रोडक्ट हो, जितनी ज्यादा चीजें इंक्लूडेड हो, उतना ज्यादा बेटर है। जी। तो अगर जी। वर्ल्ड वाइड कवर मिल रहा है तो व्हाई नॉट, मतलब इट कैन बी एन एडेड एडवांटेज। And it is one of the very important factor because for many grievous diseases, illnesses, or in case of any accidents, most of the जी times, you ought to go out for surgeries, for, taking the treatments and all. So yes, it is one of the very, very important facet.
It is, and in fact, what it has been observed is that in case of worldwide coverages, since there's a difference in the currency, so अगर मान लीजिए आपने इंडिया में कवरेज लिया है और आप यूएस में जाके ऑपरेट करा रहे हो और आपका समय शॉर्ट ही 10 लाख रुपए है, तो उससे जी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि डॉलर्स टर्म्स में आपको कुछ भी कवरेज नहीं मिलेगा, जी मतलब आप ट्रीटमेंट करा ही नहीं पाएंगे। तो आइडियली अगर आप वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो इंडिया से बाहर जाके हो और किसी ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे उस तरीके की फैसिलिटीज हो, तो आपका समय शॉट बड़ा होना चाहिए। आप छोटे समय शॉट के साथ बाहर किसी कंट्री में जाके ऑपरेट नहीं करा सकते। तो इसके लिए हम एड ऑन के तौर पे कोई सम इंश्योर्ड ऐड नहीं कर सकते हमारी पॉलिसी में? कर सकते हैं समय शॉर्ट, तो आप और बड़ा भी ले सकते हैं इसी इन्हीं पॉलिसीज के अंदर, साथ में टॉपअप्स वगैरह भी ले सकते हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बट पॉइंट इज कि आप वर्ल्ड वाइड कवरेज के बेसिस पे पॉलिसी ना डिसाइड करें। अगर आपको लगता है कि ये एडेड एडवांटेज दे रखा है कंपनी ने तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा है और आपको लगता है मुझे इंडिया में ही अपनी ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन करानी है, देयर वुड बी अ रेयर चांस वेयर इन आई वुड गो आउट ऑफ इंडिया एंड देन गेट ट्रीटेड। अगर आपको लगता है हाँ चांसेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली बड़ा समय शॉर्ट लेके चले, क्योंकि छोटे समय शॉर्ट से आपका वैसे भी बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट नहीं हो जी पाएगा, जी और वो जी ट्रीटमेंट होने से पहले ही मतलब आपका समय शॉर्ट खत्म हो जाएगा। So if we talk about 10 lakhs का coverage in India would hardly be anything in US, मतलब in dollar terms वो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जी 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 सो ये बेसिकली सारे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे हमने कंपनीज को एनालाइज किया। इनफैक्ट इस शीट को देखने की जगह अगर मैं आपको एक एक्सेल मैंने बनाया है जिसके बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया था कि कौन सी कंपनी में कितने ज्यादा टिक मार्क्स हैं, मतलब 5 में से भी अगर कोई एक बेस्ट चूज करनी पड़ जाए तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट कौन सी होगी। मैं एक बार वो शेयर करता हूँ, उसमें मैंने हर पॉइंट या फैक्टर के हिसाब से हर कंपनी को कहीं ना कहीं एक हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो जिसमें जितने ज्यादा पॉइंट्स टिक मार्क्स हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं टॉप 1 टॉप 2 इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बनकर आई है। ये मेरी अपनी चॉइस है, बिकॉज as a financial advisor, as an insurance advisor, I see certain factors which has to be there in part of my policy. तो उसके बेसिस पे मैंने वो निकाल ली थी लिस्ट। हाँ जी तो जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि हर फैक्टर के बेसिस पे कौन सी ऐसी कंपनी जिसमें वो फैक्टर सबसे बेस्ट है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो आप येलो देखेंगे वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे दिख रहा है या फिर नीवा पे दिख रहा है, तो ये मेरे टॉप जी 2 है। सो आउट ऑफ जी 5 कंपनीज दीज आर द टॉप 2 ऑप्शंस। इन दोनों में से कोई भी एक या इन मे बी इन पांचों में से कोई भी एक जो आपको सूट करता हो वो कैन बी पार्ट ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो। ये पांचों ही कंपनियां अच्छी हैं सब। आपको हर जगह हर प्रोडक्ट के अंदर हर चीज नहीं मिलेगी, किसी में कोई चीज अच्छी है, किसी में कुछ अच्छा है, तो जो तो आपकी डिपेंडिंग ऑन मतलब द नीड, हाँ आपकी जरूरत के हिसाब से उसको आप टैली जी करके एंड यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल policy. So अब ये going ahead, पॉलिसीज we have couple of questions which are very genuine and basic question. जैसे for example, now I'm a working professional. I have my, I am being provided by health insurance by my company, but वहां पर मेरे पास चॉइस नहीं है। कंपनी ने जो एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रखा है अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए, वो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या मेरे नाम पर दिया जा रहा है। उसके अलावा मेरे पास में आई हैव catered for me and my family with the help of taking a policy. So मेरे पास अब 2 पॉलिसीज है जिसमें से एक मेरी सिलेक्टेड है और एक जो मुझ पर थोपी गई है कंपनी द्वारा। तो इन केस ऑफ एनी ग्रीवियस इंजरीज और डिसीज व्हेन आई कैरी आउट माय ट्रीटमेंट एंड ऑल, सो इन केस ऑफ दीज 2 पॉलिसीज हाउ डज इट गोस, किसके किसके थ्रू मैं क्लेम करूंगा उसको? क्या दोनों के थ्रू करूंगा या एक ही के थ्रू करूंगा, और किसके थ्रू करना चाहिए मैंने? देखिए आइडियली तो सबसे पहले अगर आपके पास आपका एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस है तो आपको जो भी आपका कवरेज है, मतलब जो भी खर्चा आ रहा है शुरुआत में, वो आपको अपनी एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस से करना चाहिए, ग्रुप इंश्योरेंस से करना चाहिए। उससे उसका रीजन क्या है कि जो आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस चला रहे हैं वो आपके उस वक्त में काम आएगा जब आपके पास आपके एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस नहीं होगा। ये जो एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस, जैसे आपने कहा कि कंपनी ने मुझ पर थोप रखा है, मेरी चॉइस नहीं है, बाय चॉइस नहीं है, उन्होंने दे रखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरी सीटीसी का पार्ट है, उसे अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना पड़ता है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया है। और पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए कि अगर कभी भी मेरा कोई हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड खर्चा आता है तो मैं वो अपने एम्प्लॉयर की इन केस इफ देयर अ इशू से आपका एम्प्लॉयर के पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहे, तब वो आप अपनी पर्सनल इंश्योरेंस पे डाल सकते हैं। वैसे सजेस्टेड ये है कि जितना आप अपनी पर्सनल इंश्योरेंस को लंबे टाइम तक चलाएंगे, एक
मेडिकल हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। सो से फॉर एग्जांपल आपने आज एक पॉलिसी ली और वो पॉलिसी लेके आपने अगले साल ही क्लेम डाल दिया, तो कंपनी पे, आपकी पर्सनल इंश्योरेंस कंपनी पे क्या एक वो जाएगा इंप्रेशन के यार ये तो नुकसान वाला सौदा है, मतलब पहले साल ही एकदम से हमें करना पड़ गया। अगर आप एक हिस्ट्री बनाते हैं, मतलब 4-5 साल तक अपनी पॉलिसी को रन करते हैं और उसके बाद बड़े क्लेम्स भी डालते हैं ना, तो कंपनी वुड बी हैप्पी टू पे ऑफ दोज क्लेम्स, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री कि आपने जो भी आगे चल के क्लेम डाले हैं वो ऑब्वियसली जेन्युइन है ना, क्योंकि आपने 3-4 साल प्रीमियम पे किया है। तो So it कोशिश means करिए। what I understood is that you can choose your a company or rather the policy through which you want to claim the cost of treatment. That is what I've I've got as an You can choose or initially put it on your employer's insurance. understood. And maybe later on use your personal insurance to take care of your health insurance needs once you don't have that employer वाला benefit. जी, और उसमें एडेड चीजें जैसे कि आपने बताया नो क्लेम बोनस, जो कि आपकी कंपनी की पॉलिसी पे चाहे काम करे ना करे, लेकिन वो आपके पर्सनल पॉलिसीज पे जरूर काम करेंगे. आई होप द व्यूअर हैज गॉट द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई सी ओवर हियर इज इन केस ऑफ चेंज ओवर of health insurance policy. So the question says that if I change over from Aditya to ICICI, what are the advantages and disadvantages of that? Changing over the policy, health insurance policy. See, this changing over of policy is called porting of the policy. So IRDA's come out with a guideline few years back कि आप किसी भी client को बांध के नहीं रख सकते if he or she gets a better product and better offerings from some other insurance companies, they can move on from that company to the new one without any loss of benefits and features which they were getting in the previous insurance. So basically होता है ये, मान लीजिए आपने 3-4 साल के लिए कंपनी में प्रीमियम्स पे किए, उसके कुछ आपको बेनिफिट्स ऐड ऑन हो गए, जैसे प्री एग्जिस्टिंग इलनेस वाला क्लॉज आपके लिए अब एप्लीकेबल हो गया है, आपको नो क्लेम बोनसेस वगैरह मिलके आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज कर गया है, तो उन सब बेनिफिट्स को फ्रॉम दैट डे इज ट्रांसफर टू द न्यू कंपनी. तो ऐसा नहीं कि आप नया प्रोडक्ट लेते हैं, आप नई कंपनी में जरूर जाते हैं बट बेनिफिट्स वहां के इधर शिफ्ट हो जाते हैं. तो अगर आपकी पॉलिसी के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो नहीं है, जो आपको नई कंपनी के अंदर मिल रहे हैं, तो एक कंपैरेटिव कीजिए. अगर आपको बेटर प्रोडक्ट एट अ बेटर कॉस्ट मिल रहा है तो यू कैन मूव फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू अ न्यू. जैसे कि आप मोबाइल में पोर्ट कराते हैं ना अपना नंबर के, पहले आपको सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही थी एक अपने पहले नेटवर्क प्रोवाइडर से, तो आपको दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर में अच्छी सर्विसेज मिलने लग गई, नंबर वही रहा, आपने अपना प्लान चेंज करा लिया, अपना जो क्या कहते हैं नेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको चेंज करा लिया. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी होता है, आपके जो भी बेनिफिट्स एक्रू हो गए हैं वो नई कंपनी के अंदर डे 1 से ही चालू होते हैं, आपको प्री एग्जिस्टिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. आपके जितने भी एडिशनल एड ऑन्स हैं, सम एश्योर्ड इंक्रीज हो गया है, बेनिफिट्स ऐड हो गए हैं, वो वैसे के वैसे ही सेम नई कंपनी में डे 1 से चालू हो जाएंगे, विच इज अ गुड एडवांटेज अगर आपको बेटर ऑप्शन, बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइस पे मिल रहा है तो. बट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें, मतलब ऐसा ना देखें कि हर साल ही आप उठा के अपना पॉलिसी पोर्ट करा रहे हैं कि अच्छा अब इसमें था, अब किसी और में चले जाते हैं, परसों किसी और में चले जाते हैं. उससे भी एक आपका ना एक हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगा, आपको एड ऑन बेनिफिट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे. अगर आपको बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप पोर्ट करा सकते हैं, और अगर हमारी कोई मदद चाहिए उसमें पॉलिसी को एनालाइज करके कंपेयर करने में, तो वी आर ओपन एंड वी कैन हेल्प यू टेक दैट डिसीजन कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कैसी है और नई पॉलिसी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. अंडरस्टूड. सो आखिरी सवाल, इसका तो जवाब मैं ही दे सकता हूँ. ये सवाल है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किसी ऐसे अस्पताल में जाना पड़ जाए जो कि लिस्टेड नहीं है, जो कि नेटवर्क में नहीं है उस पॉलिसी के, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? क्या हम वो कवर ले सकते हैं वापस? कैन वी क्लेम? देखिए, कवरेज तो आप ले सकते हैं, बट जो क्वेश्चन मार्क होगा वो कैशलेस होने पे होगा. अगर आप बिल्कुल इतने छोटे हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ पे टीपी है, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव्स बैठे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो भी नहीं है, और बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है इतना, और इतनी इमरजेंसी है कि आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो ये रिम्बर्समेंट का, जिसमें आप बिल्स अपनी पॉकेट से पे करते हैं और उन बिल्स की कॉपीज और डिस्चार्ज समरीज और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करता है
उसकी एक लिस्ट बना के ऑनलाइन ऑफलाइन कंपनी को भेजते हैं, विद इन 7 to 14 वर्किंग डेज दे रिम्बर्स यू दी अमाउंट। तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में यही एक इशू आता है कि अगर वहां पे बहुत छोटा हॉस्पिटल है, नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं है, टीपीए नहीं है, और आपके पास समय भी नहीं है कंपनी को इन्फॉर्म करने का। कई बार ऐसी इमरजेंसीज हो जाती है कि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पीछे जाएं, उनको फोन करें, उनके साथ ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस करें। आप कहते हैं यार ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है, तो आप पहले बिल पे कर देते हैं और वो बिल की कॉपीज लगा के आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है। So in case of non-networking or non-networked hospital, it is pay and use. You pay it, you use it, and you reimburse it. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep